प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के लिए प्रगतिवाद और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से 1942-43 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रसिद्ध विचारक कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष एवं साम्यवादी विचारों को आधार बनाकर हिंदी में जो काव्य धारा चली उसे प्रगतिवाद के नाम से जाना गया। वैसे राजनीति में जिसको मार्क्सवाद कहा जाता है, साहित्य में उसको ही प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। 1936 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष प्रेमचंद ने इसकी विधिवत घोषणा की। इसमें आर्थिक विषमता, पूंजीपति वर्ग की शोषणवादी नीति, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था के प्रति विद्रोह तथा शोषित दलित मानवता एवं यथार्थ के प्रति आग्रह तथा सहानुभूति की भावना मिलती है। अर्थात इन्हीं भावनाओं को आधार बनाकर लिखा गया काव्य प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश ने कहा है कि बहिर्जगत के कठोर सत्यों की यथार्थोन्मुखी समष्टिपरक अनुभूति की उस अभिव्यक्ति को प्रगतिवाद कह सकते हैं जिसमें शोषण, परपीड़न, हीन वर्ग, वर्ण विहीन नई समाज रचना की प्रगति का स्वर हो। अर्थात जिसमें शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई हो और समाज के जो जाति बंधन है इनको तोड़ने की बात कही गई हो, ये स्वर ही प्रगतिवाद का है। प्रमुख कवि एवं काव्य कृतियों में रामेश्वर करुण की करुण सतसई, केदारनाथ अग्रवाल की नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और आलोक, फूल नए रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, नागार्जुन की युग धारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंग के पंखों वाली, खिचड़ी विपल देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, डॉक्टर रामविलास शर्मा की रूप तरंग, ऋतु सहार, शिवमंगल सिंह सुमन की जीवन के गान, हिलोल, प्रलय सर्जन, मिट्टी की बारात, विंध्य हिमालय, डॉक्टर रांगे राघव की अजय खंडर, मेधावी, पांचाली, पिघलते पत्थर, त्रिलोचन की धरती, सील की अंगड़ाई, उदयपथ, लावा और फूल, एक पग, डॉक्टर रणजीत की ये सपने ये प्रेत, इतिहास का दर्द, झुलसा हुआ रक्त कमल, सुदर्शन की मजदूरों की रणभेरी, साम्यवाद का शिव तांडव, लाल सेना की विजय, महेंद्र भटनागर की टूटती श्रृंखलाएं, बदलता युग आदि उल्लेखनीय हैं। अब हम इसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं। जीवन का यथार्थ चित्रण करके सामाजिक चेतना जागृत करना ही प्रगतिवाद का लक्ष्य रहा है। अर्थात इसमें यथार्थ का वर्णन किया गया है और समाज को जगाने का प्रयास किया गया है। सामाजिक यथार्थ से रहित साहित्य को इस काव्य धारा में कोई स्थान नहीं दिया गया। इस धारा के कवि क्रांति विद्रोह के द्वारा समाज में सामाजिक आर्थिक असमानता का विनाश करके, शोषण का विनाश करके समानता लाने में विश्वास करते हैं। इसके लिए वे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ का नारा लगाने से भी नहीं चूकते हैं, जैसा कार्ल मार्क्स ने क्रांति के टाइम पर लगाया था। डॉक्टर चातक एवं राजकुमार शर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रगतिवादी काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है जो हम सीरियल से देखते हैं। पहला, समाज व्यवस्था के प्रति आक्रोश। जो वर्तमान समाज व्यवस्था है उसके प्रति इनमें आक्रोश है। प्रगतिवादी कवि सामाजिक आर्थिक असमानता के लिए समाज की जर्जर रूढ़ियों, अंधविश्वासों, ईश्वर, आत्मा, परलोक, भाग्यवाद, धर्म, स्वर्ग नरक, आर्य नारी, ब्राह्मण, शूद्र, गोरा काला इत्यादि को उत्तरदायी मानते हैं। ये कवि इन्हें दूर करने की प्रेरणा एवं चेतना देते हैं। इस काव्य धारा में इनके प्रति आक्रोश मिलता है। इनका मानना है कि व्यक्ति ईश्वर, आत्मा, भाग्य, धर्म, स्वर्ग नरक के नाम पर ही शोषण का शिकार होता रहता है और इनकी व्यर्थता उन्होंने इस तरह सिद्ध की है। भ्रांत है अतिरंजित इतिहास, व्यर्थ है गौरव गान, दर्प से एक महान अपर मुख स्थान, किसी को आर्य अनार्य, किसी को यवन, किसी को हूण, यहूदी द्रविड़, किसी को शीश, किसी को चरण, मनुष्य को मनुष्य का कहना आहे। अर्थात इसमें बताया गया है कि मनुष्य सभी समान है, इसमें किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझना व्यर्थ की बातें हैं। दूसरा है मार्क्सवाद का गुणगान। प्रगतिवादी काव्य का मूल आधार ही कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद रहा है। शासक शासित, शोषक शोषित, अमीर गरीब, मालिक श्रमिक, जमींदार कृषक, उच्च और निम्न वर्ग के संघर्ष को दर्शाने वाले मार्क्स के विचारों से प्रभावित प्रगतिवादी कवियों ने उसका गुणगान किया, क्योंकि वह मानवता का समर्थक मसीहा है। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए एवं अन्य साहित्यकार स्पष्ट घोषित करते हैं, धन्य मार्क्स,
चिर तमासन पृथ्वी के उदय शिखर पर, तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए परलंकर। अर्थात वो मार्क्स को जिस प्रकार धरती के उद्धारक भगवान शिव माने जाते हैं, उसी प्रकार वो इस वर्तमान सृष्टि के उद्धारक के रूप में देखते हैं कार्ल मार्क्स को। फिर मार्क्स रूसी क्रांति के जनक थे, तो अब मार्क्स के साथ साथ ही रूस और उसकी क्रांति की भी प्रशंसा करते हैं, रूस एवं साम्यवाद की प्रशंसा। कार्ल मार्क्स के वर्गहीन साम्यवाद पर स्थापित हुए रूस के साम्यवादी शासन की प्रशंसा भी प्रगतिवादी कवियों ने खुलकर की है, क्योंकि उनमें न कोई गरीब था न अमीर, सभी को समान अधिकार प्राप्त था। संपत्ति का समान विभाजन करके मानव मात्र को एकता का संदेश देने वाले रूसी शासन की शिवमंगल सिंह सुमन ने प्रशंसा करते हुए लिखा है, ऐसा वैसा दुर्ग नहीं है, मजलूमों का प्यारा है, यह इस युग के संघर्षों का सबसे प्रबल प्रतीक है। लाल फौज ने लाल खून से आज बनाई लीक है, इस जागृति के स्वर में जन जन कण कण आज शरीक है, 10 हफ्ते 10 साल बन गए, मास्को अब भी दूर है। अर्थात इसमें साम्यवाद की पृष्ठभूमि तैयार की गई है, साम्यवाद का गुणगान किया गया है। अर्थात ये लाल खून, लाल सेना, ऐसे शब्द साम्यवादी सेना के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं। तो प्रगतिवाद में रूस, कार्ल मार्क्स और साम्यवाद का समर्थन पुरजोर किया गया है। वह समाज का यथार्थ चित्रण, यथार्थ का अर्थ है जैसा है वैसा का वैसा, अर्थात जैसी दीनहीन स्थिति समाज की है उसी स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। समाज का यथार्थ चित्रण भक्तिकालीन कबीर, नानक, तुलसी, सूर के बाद भारतेंदु एवं दिव्यद्युगीन काव्य धारा में यत्र मिलता है। इसके बाद प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ चित्रण के प्रति सर्वोत्तर आग्रह मिलता है। यथार्थ चित्रण का उद्देश्य समाज का ध्यान आकर्षित करके चेतना जगाना रहता है। निराला एवं पंथ छायावादी होने पर भी सामाजिक यथार्थ चित्रण के प्रति विशेषतः निराला प्रारंभ से ही सचेत रहे हैं। निराला की कविताएं हैं भिक्षुक, विधवा, तोड़ती पत्थर, ये सामाजिक यथार्थ का कटु चित्रण करती हैं। पंथ की युगांत, युगवाणी, ग्राम्या और नागार्जुन की प्रेत का बयान इत्यादि रचनाओं में तिल मिलाने वाला यथार्थ है। निराला की भिक्षुक का ही यहाँ एक उदाहरण देखिए। वह आता, यहाँ भिक्षुक के बारे में बताया गया है कि भिक्षुक की कैसी स्थिति है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, वह पछताता पथ पर आता। अर्थात इसमें कहा गया है कि कैसे भिक्षुक की कैसी दीनहीन स्थिति है, पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो रहे हैं उसके, और वह अपनी झोली को जो फटी हुई है उसको सबके सामने भिक्षा के लिए फैला रहा है। अर्थात इसमें समाज का यथार्थ चित्रण किया गया है कि समाज में ऐसे भी लोग भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। फिर मानवतावाद। भारत प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना का समर्थक रहा है। भारतीय तथा द्विवेदी युग से चली आ रही राष्ट्रीय भावना को दिनकर, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी तथा छायावादी कवियों ने और आगे बढ़ाया है। मार्क्स के मानव मात्र की सम्मान कल्पना एवं भारतीय राष्ट्रीयता का प्रभाव प्रगतिवादी कवियों पर भी पड़ा और उन्होंने समस्त शोषितों, मानव मात्र के प्रति विश्व बंधुत्व की भावना, राष्ट्र जागृति की भावना प्रकट की है। इस राष्ट्र प्रेम बनाम अंतर्राष्ट्रीयतावाद की कल्पना निश्चय ही सराहनीय है। यथा देखो, नहीं छोड़ सकते रे यदि जन, देश राष्ट्र राज्यों के हित नित्य युद्ध करना, हरित जनाकुल धरती पर विनाश बरसाना, तो अच्छा हो छोड़ दे अगर हम अमेरिका, रूसी और इंग्लिश कहलाना, देशों में आए धरा निखर, पृथ्वी और सब मनुष्यों का घर, हम उनकी संतान बराबर। अर्थात इसमें प्रत्येक मनुष्य को बराबर का अधिकार देने की बात कही गई है कि हर मनुष्य समान है पृथ्वी पर, हमें कहीं भी जाति भेद, वर्ग भेद, स्थान भेद करने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिकी, रूसी और इंग्लिश से इन्हें परहेज है कि धरती के सारे इंसान हैं वो समान है। अगला है समस्याओं के प्रति जागृत दृष्टि। प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं के प्रति सजग और जागृत विचार मिलते हैं। इस धारा के कवि पुरातन, जड़, निष्प्राण का विनाश एवं यौवन का नवीन आह्वान करते हैं। अत्याचार, अन्याय, असत्य को दफनाकर ये न्याय और सत्य की स्थापना करना चाहते हैं। समाज में भुखमरी, गरीबी से जूझ रहे लोगों का यथार्थ चित्रण इन कवियों ने किया है। केदारनाथ अग्रवाल की कविता की कुछ पंक्तियां देखिए। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, हो रही अनीति बरबर, राष्ट्र सारा देखता है और बाप बेटा बेचता है। अर्थात इसमें वास्तविक समस्याओं की ओर इशारा किया गया है कि बाप अपने बेटे को भूख से बेहाल होकर बेचने के लिए मजबूर होता है।
ऐसी समस्याएं हमारे समाज और देश में उपस्थित है। अगला एक साम्राज्यवाद एवं पूंजीवाद का विरोध। प्रगतिवादी कवि साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, एकतंत्र, तानाशाही एवं सामंतवाद के प्रबल विरोधी हैं, क्योंकि सामाजिक विषमता, अन्याय, अत्याचार और शोषण को बढ़ावा यही व्यवस्थाएं देती हैं। समाज में दरिद्रता, वर्ग वैषम्य, गरीबी के लिए पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद ही उत्तरदायी है। भगवती चरण वर्मा साम्राज्यवाद का पर्दाफाश करते हुए कहते हैं कि वह राजकाज जो सदा हुआ है इन भूखे कंगालों पर, इन साम्राज्यों की नींव पड़ी है तिल तिल मिटने वालों पर। अर्थात इनमें बताया गया है कि जो भी साम्राज्यवाद आज अपना विशाल रूप लिए खड़ा है वो इन भूखे कंगाल लोगों की अस्थियों पर खड़ा हुआ है। अर्थात इन्हीं का खून चूस चूस करके उन्होंने अपना विकास किया है। शोषितों के प्रति सहानुभूति। समानता की समर्थक इस काव्य धारा में किसान, मजदूर, दलित, गरीब, असहाय व्यक्तियों के प्रति अतिशय सहानुभूति प्रकट हुई है। किसानों, गरीबों, मजदूरों को शोषण करने वाले जमींदारों, मिल मालिकों, पूंजीपतियों के विरुद्ध ये कवि उकसाते रहे हैं। निराला की बादल राग, व तोड़ती पत्थर, भिक्षुक और पंथ की ताज कविताओं में यही भावना देखी जा सकती है। उदाहरण देखिए, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ये जीवन के पारावार। अर्थात इसमें आह्वान किया गया है, ये एक आह्वान गीत है। इसमें करुण दशा का वर्णन किया गया है कि जो गरीब शोषक हैं उनमें केवल हाड़ मात्र ही शेष बचे हैं, बाकी उनका जो सारा सार है, अर्थात जो सारा शरीर का यौवन है, वो इस प्रणाली के द्वारा, इन शोषण करने वाले लोगों के द्वारा सोख लिया गया है। नई व्यवस्था का आह्वान। प्रगतिवादी काव्य में पुरानी सड़ी गली व्यवस्थाओं, अनुपयोगी सामाजिक रीतियों, कुरीतियों को मिटाकर उनके स्थान पर नई व्यवस्था का आह्वान किया गया है। कहीं कहीं तो तैश में आकर इन कवियों ने समाज की उपयोगी अनुपयोगी सभी वस्तुओं, व्यवस्थाओं, विचारों, व्यक्तियों को समूल विनाश का आह्वान कर दिया है, जो दिखने में थोड़ा अनुचित लगता है। पंथ की द्रुत झरो कविता में इसी नई व्यवस्था का आह्वान है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्थर, हे स्रष्ट ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हिम ताप पीत, मधुवात भीत, तुम वीत राग, जड़ पुराचीन। अर्थात इसमें कहा गया है कि जो कुर्सी से चिपके हुए लोग बैठे हैं या जो समाज के प्रभावशाली लोग हैं, उससे अपनी जगह छोड़ने के लिए कहा गया है कि तुम द्रुत झरो, अर्थात जल्दी अपना स्थान खाली करो। जैसे दिनकर ने कहा है कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है, सेम वही बात यहाँ पंत जी ने कही है कि आप भी जितना जल्दी हो सके अपनी स्थिति और स्थान को अन्य लोगों के लिए रिक्त कर दो। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव ला लिए। अर्थात इसमें एक नए रुधिर के संचरण की बात की गई है कि इस जो कंकाल है, इस कंकाल में भी एक नए रुधिर का संचार हो, ऐसी कामना इसमें की गई है। बौद्धिकता और व्यंग्य। प्रगतिवादी कवियों की बौद्धिकता कार्ल मार्क्स के विचारों के तर्क वितर्क एवं समर्थन तक ही सीमित है। उनका बौद्धिक विलास सीमित होने के कारण व्यंग्य में होते हुए भी रसानुभूति से रहित है। निराला की कुकुरमुत्ता इसका सबसे अच्छा प्रमाण है। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत तूने पाई जो रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। अर्थात इसने गुलाब का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि गुलाब तुझमें सौंदर्य है, लेकिन तू ये भूल गया कि इस सौंदर्य के पीछे रहस्य क्या है। अर्थात वो ये बताना चाहता है कि आपका जो रहस्य है वो ये जो खाद वगैरह है इनके कारण ही है। अर्थात यहाँ पर खाद, बीज वगैरह ये सब चीज़ें हैं, ये शोषित और दबे हुए वर्ग को प्रकट करती है यहाँ पर कि आपने खाद का खून चूसा है, तब जाकर आपने ये रंगत पाई है। कवि अशोक के प्रतीकात्मक व्यंग्य यहाँ पर दृष्टि है। यहाँ पर व्यंग्य किया गया है लेकिन प्रतीकात्मक रूप से, डायरेक्ट नहीं किया गया है। यहाँ राधा के माध्यम से देखो किस प्रकार व्यंग्य किया गया है। जय हो राधा रानी की, या जिसने मनमानी की, राधा या अनुराधा से छिपकर अपने दादा से, कैसी बढ़िया चाल की, बलिहारी गोपाल की। अर्थात इसमें राधा और कृष्ण के माध्यम से व्यंग्य किया गया है। अगला क्रांति का उद्घोष। प्रगतिवादी कवि सामंती, साम्राज्यवादी, पूंजीवादी व्यवस्था को बदलने के लिए क्रांति के समर्थक हैं। साम्यवादी विचारों के अनुसार रक्त क्रांति तक को वे इस शोषण के विनाश के लिए आवश्यक मानते हैं। रूढ़ियों परंपराओं के साथ इस शोषण का विनाश ही साम्यवाद की स्थापना में सहायक हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने इसके बारे में कहा है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए,
एक लहर इधर से आए, एक लहर उधर से आए। तो इस प्रकार की उन्होंने कल्पना की है कि कवि को ये नवजागरण का संदेश कवि के द्वारा दिलाना चाहते हैं कि कुछ ऐसे तान सुनाओ, ऐसे गीत सुनाओ, ऐसी क्रांति की भावना लोगों में भर दो जिससे उथल पुथल मच जाए। अर्थात जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था है या वर्तमान सारी व्यवस्था है ये परिवर्तित हो जाए और जिनको वर्तमान में अधिकार नहीं मिल रहे उन सबको अपने अधिकार मिल रहे हैं। अब देखिए कला संबंधी विशेषताएं। प्रकृतिवादी कवि अपने विचारों की अभिव्यक्ति सरल, स्पष्ट, अलंकार रहित, ग्रामीण जनजीवन के निकट की यथार्थ भाषा शैली में करने के पक्षधर हैं। उन्हें छंद, अलंकार, प्रतीक, संगीत, रूढ़ उपमान, संस्कृतनिष्ठ क्लिष्ट पदावली, लाक्षणिकता आदि अमान्य हैं, अर्थात इन पर वे ज़्यादा आग्रह नहीं करते। वे तो जनसाधारण की बात, जनसाधारण की भाषा में कहने के हिमायती हैं, ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं, किया भी है। संपूर्ण प्रगतिवादी कविताएं इस व्यावहारिक यथार्थ भाषा शैली से ओतप्रोत हैं। पंत ने तो स्पष्टतः निरअलंकृत भाषा का समर्थन किया है। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए, तुम्हें क्या अलंकार। अर्थात वो कहते हैं आपको मेरी वाणी से मतलब है, आपको अलंकारों से मतलब नहीं। अर्थात मैं जो कहना चाहता हूँ वो बात आपके पास पहुँचनी चाहिए, उसको किस तरह से कहूँ ये बात कोई मायने नहीं रखती। इस धारा ने पुरातन के स्थान पर नई भाषा शैली एवं सौंदर्य को अपनाते हुए उसे स्थापित किया है। अतः प्रगतिवादी काव्य कार्ल मार्क्स के विचारों द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से प्रेरित होकर लिखा गया ऐसा काव्य है जिसमें गरीबों, शोषितों, मजदूरों, मानवता के प्रति सहानुभूति मिलती है और पूंजीपतियों, शोषकों, सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों के प्रति विद्रोह एवं क्रांति की भावना व्याप्त है। इस धारा में सरल भाषा शैली में सामाजिक यथार्थ का चित्रण करते हुए सामाजिक चेतना की भावना प्रखर रूप में मिलती है। धन्यवाद।